ये लड़की 28 साल की हो रही है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। अब तक अलग अलग 30 बार पात्र पक्ष उसे देखने आए थे, लेकिन कोई भी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है। समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है और उसी के साथ बढ़ रही है उसके परिवार की चिंता भी। लेकिन अर्चना दिखने में बुरी नहीं है, वो बहुत ही सुंदर है और पेशे से एक स्कूल टीचर है। तो फिर बार बार उसे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? मैं बता रहा था 2022 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी अर्चना 31st नॉट आउट मूवी की कहानी, और इस कहानी को लेकर जो सवाल बने थे उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं पूरी मूवी की कहानी बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुंजन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक सुबह अर्चना के फोन पर घटक का कॉल आता है। घटक बताता है कि लड़के वाले आज उसे देखने आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है अर्चना की एज बहुत ज्यादा है। ये सुनकर अर्चना इरिटेट होकर कहती है, पहले बता देते तो अच्छा होता, मैं तो स्कूल बस पकड़कर स्कूल चली जाती। मेरी तो क्लास है, बच्चों को पढ़ाना है, अब मेरा टाइम वेस्ट हो गया। घटक उसे समझाते हुए कहता है, ट्यूसडे को एक और लड़के वाले आएंगे, तुम तैयार रहना। फोन रखने के बाद अर्चना घर में सबको बताती है कि आज लड़के वाले नहीं आएंगे, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो दीवार पर टंगे एक लिस्ट के पास जाती है और आज की तारीख का 30 नंबर पात्र पक्ष का नाम काट देती है। असल में वो लिस्ट उन सबके नाम से बनी है जो एक एक कर उसे देखने आए थे, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं हुए। इतनी बार रिजेक्शन मिलने के कारण अब अर्चना इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। वो इस समय पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रही है और साथ ही स्कूल जॉब करके अपने परिवार का खर्च चला रही है। दूसरी ओर उसकी माँ पड़ोसियों के सामने सब कुछ छुपाने की कोशिश करती हैं। वो अक्सर कहती हैं, लड़के को लड़का पसंद नहीं आया इसलिए आने को नहीं कहा। असल में माँ चाहती हैं कि कोई ये ना समझे कि बार बार लड़के वाले अर्चना को रिजेक्ट कर रहे हैं। उस दिन अर्चना स्कूल बस मिस कर देती है, इसलिए रेडी होकर उसे पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। दिन की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच स्कूल में एक अलग घटना होती है। अन्नू नाम की एक स्टूडेंट कुछ लड़कों से झगड़े में फंस जाती है। स्थिति संभालने के लिए अन्नू अपने मामा को स्कूल लाती है, लेकिन उनके मामा शुरू में इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, तो अन्नू गुस्से में उनके दुकान की की ले आती है। वो की के बिना शॉप खोल नहीं पाएंगे और की वापस मांगते मांगते मामा उसकी क्लास में पहुंच जाते हैं। क्लास में आते ही उनकी नजर अर्चना मैडम पर पड़ती है। अर्चना को देखते ही वो अचानक घबरा जाते हैं और तुरंत क्लास से बाहर निकल जाते हैं। ये पल अर्चना नोटिस करती है, लेकिन उसे सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त बस में अर्चना की मुलाकात उसकी माँ की एक पुरानी सहेली से होती है। बातों बातों में वो महिला अर्चना की शादी का जिक्र करती है। वो कहती है, 25 साल के बाद लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है और तुम्हारी एज तो 28 है, अब तो टाइम निकलता जा रहा है। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना दूसरे की स्थिति समझे ऐसी कमेंट्स करने से नहीं हिचकते। वो महिला बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी जैसी लगती है, जिसका काम ही होता है दूसरों के मामले में दखल देना। फिर वो महिला अर्चना से कहती है कि उसके जानने वाला एक लड़का है जो शहर में जॉब करता है और अब तक शादी नहीं हुई है। वो चाहती है कि अर्चना चाहे तो उससे बात कर सकती है, लेकिन इसी के साथ वो इंसल्टिंग टोन में बस के हेल्पर की ओर इशारा करके कहती है, लड़का वैसा ही दिखता है। अर्चना ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती, हालांकि उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। बस से उतरते ही अर्चना के सामने फिर घटक आता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी एक अच्छा लड़का लाऊंगा। ऐसे कामों में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इस बार अर्चना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप घर की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि दो पड़ोसी महिलाएं किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा कर रही हैं। ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते हैं और उसकी माँ बड़े मजे से इन्हें देखती है। घर में आते ही अर्चना देखती है कि उसका भाई सुंदर वहां बैठा है। सुंदर गांव की एक लड़की अंजू को पसंद करता है, लेकिन अंजू की माँ सुंदर को मानने को तैयार नहीं है और उसके लिए दूसरा लड़का देखने लगी है। इस बात को लेकर सुंदर अपनी बहन अर्चना से बात कर रहा था। अर्चना खुद उदास मन से अपने भाई को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी जिंदगी को लेकर वो जैसे अब कुछ सोच ही नहीं पाती। अगले दिन सुबह घटक का फोन आता है। वो अर्चना के पिता से कहता है, कल लड़के वाले आएंगे, आप लोग तैयार रहिए। लेकिन अर्चना के पिता चिढ़कर कहते हैं, मैंने तो उसे कहा था छुट्टी के दिन बुलाना, अर्चना को तो स्कूल जाना है। घटक समझाने की कोशिश करता है, लड़के वाले तो कल ही आना चाहते हैं, क्या करें। अगले दिन घर वाले मिलकर लड़के वालों के लिए टी और स्नैक्स का इंतजाम करने लगते हैं, लेकिन अंदर से अर्चना जानती है कि आज भी कुछ नहीं होगा, इसलिए वो स्कूल के लिए रेडी होकर इंतजार कर रही थी। जब देर होने लगी तो उसके पिता ने फिर घटक को फोन किया। घटक ने बताया कि लड़के वाले आज भी नहीं आएंगे। ये सुनकर अर्चना बिना देर किए स्कूल के लिए निकल जाती है।
लेकिन उस दिन भी उसकी शुरुआत बहुत खराब ही हुई। लेट हो जाने के कारण उसने फिर से स्कूल की बस मिस कर दी और किसी और बस से स्कूल पहुंची। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे, परिवार का ध्यान रखना, स्कूल की जॉब करना और बार बार शादी में रिजेक्शन। 28 साल की उम्र पार होने के बाद भी उसकी जिंदगी में शादी एक अधूरा सपना ही बनकर रह गया था। एक दिन क्लास लेते समय स्कूल की एक और मैडम उससे कहती हैं, क्या तुमने प्रिंसिपल से बात की? अर्चना हैरान होकर पूछती है, नहीं तो किस बारे में बात करूं? तब मैडम उसे बताती हैं कि स्कूल से कुछ टीचर्स को निकाला जाएगा, एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। तुम प्रिंसिपल से बात करो, शायद कुछ हो सके। ये सुनकर अर्चना का मन बहुत उदास हो गया। वो क्लास से लौटकर चुपचाप बैठी रही। तभी अन्नू नाम की उस स्टूडेंट का मामा, जिसका नाम विष्णु है, वो फिर उसकी क्लास में आया, क्योंकि उसकी भांजी फिर उसकी दुकान की ले आई थी। लेकिन अर्चना का मूड इतना खराब था कि उसने दोनों को डांट दिया। क्लास खत्म करके अर्चना फिर प्रिंसिपल के पास जाती। प्रिंसिपल साफ कह देते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, छटनी का मामला मैनेजमेंट का डिसीजन है, तुम्हें चाहिए कि किसी और जगह जॉब की कोशिश करो। प्रिंसिपल की इस बात से अर्चना और भी निराश हो जाती है और घर लौट आती। घर पहुंचते ही वो देखती है कि आज सच में पात्र पक्ष आया हुआ है। लड़का दुबई में जॉब करता है और उसका बड़ा भाई और भाभी अर्चना के फोटो देख चुके हैं। उन्हें अर्चना बहुत पसंद आई है। उन्होंने शादी की तारीख तय करने की भी बात की है। रात में अर्चना के पिता अपनी बेटी से पूछते हैं, तुम्हें इस शादी में कोई आपत्ति तो नहीं? ऐसे समय लड़का खुद अर्चना को फोन करता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। फोन पर अर्चना उसे बताती है, मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ, क्या इसमें तुम्हें कोई समस्या होगी? लड़का हंसकर जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं, दुबई में टीचर्स के लिए बहुत अवसर और सुविधाएं हैं, तुम अपनी जॉब जारी रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर अर्चना के मन में एक शांति आती। बातचीत के दौरान ही उसके मन में उस लड़के के लिए एक अच्छा एहसास पैदा होता है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि इस शादी के लिए वो तैयार है। इसके बाद अर्चना अपने कमरे की दीवार पर टंगे उस पेपर में 31 नंबर जोड़कर पास में लिखती है, विन। अब तक पात्र पक्ष जो उसे देखने आए थे और शादी न होने के कारण वो क्रिकेट स्टाइल में मजेदार तरीके से लिखकर रखती थी, जैसे नंबर 1 रन आउट, मतलब पात्र पक्ष ने ज्यादा दहेज मांगा था। नंबर 2 कीपर कैच, मतलब पात्र ने पहले ही किसी और लड़की को देख रखा था। नंबर 4 डिसीजन पेंडिंग, मतलब पात्र पक्ष बोले बताएंगे और फिर कांटेक्ट ही नहीं किया। 18 नंबर आउट, मतलब पक्का कह दिया कि लड़की पसंद नहीं। और इसी तरह नंबर 22, 27, 29 चलते रहे। ये पेपर जैसे उसकी शादी की लड़ाई का इतिहास था। लेकिन 31 नंबर के पास विन लिखकर उसने अपनी जिंदगी का एक अहम अध्याय पूरा कर दिया। अगले दिन सुबह घटक फिर अर्चना के पिता को फोन करता है और बताता है कि अगले हफ्ते एक और पात्र पक्ष आएगा। लेकिन इस बार अर्चना के पिता दृढ़ता से कहते हैं, अब किसी को लाने की जरूरत नहीं, अर्चना की शादी तय हो चुकी है। ये सुनकर घटक कुछ देर चुप रहता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था। अब तक जितना पैसा उसने खाया था, अब तो वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। फिर वो कहता है कि इस बार जो परिवार लाने वाला था वे सच में बहुत अच्छे थे। लेकिन अर्चना के पिता उसकी कोई बात नहीं सुनते और फोन काट देते हैं। घटक निराश होकर अपने फोन से अर्चना की फोटो डिलीट कर देता है। उधर अर्चना अपने भाई और परिवार के साथ मिलकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी सुनाती है। अर्चना के लिए दिन सपनों जैसे गुजर रहे थे। आखिरकार उसकी शादी तय हो गई थी और उसकी जिंदगी एक नए रंग से भर गई थी। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उसका नाम प्रसाद था, जो दुबई में रहता था। अर्चना और प्रसाद के बीच फोन पर एक प्यारा रिश्ता बनने लगा था। अर्चना के घर में भी शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। एक दिन प्रसाद का बड़ा भाई और भाभी ऑनलाइन उनकी एंगेजमेंट करवा देते हैं। उस दिन प्रसाद दुबई से अर्चना के लिए एक नया फोन भी भेजता है। फोन पाकर अर्चना बहुत खुश हो जाती है और सबके साथ फोटो लेने लगती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। इधर अर्चना के पिता ने वेडिंग कार्ड छपवा दिए और रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल को भी निमंत्रण भेज दिया। यहाँ तक कि उस बस वाली महिला को भी जिसने कभी अर्चना को अपमानित किया था। अर्चना अपने बैंक से सारे पैसे निकालकर शादी की शॉपिंग में लग जाती है। वो अपने लिए साड़ी, ज्वेलरी और अन्य चीजें खरीदती है। उधर उसका भाई भी हाल ही में एक शोरूम में जॉब पा चुका था। उसने भी एक हफ्ते की छुट्टी ले ली ताकि इस खास दिन का जश्न मना सके। फिर शादी से एक दिन पहले रात में हम देखते हैं कि घर में सब व्यस्त हैं और खुश हैं।
रिश्तेदार और पड़ोसी घर भर चुके हैं। कोई नाच गाना कर रहा है, कोई खाने की व्यवस्था संभाल रहा है, महिलाएं रसोई में मदद कर रही हैं और शादी के कपड़ों की बातें कर रही हैं। लेकिन अर्चना के मन में फिर भी थोड़ी सी बेचैनी बनी हुई थी। उसे इतनी जल्दी तैयार होने पर थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से प्रसाद का फोन बंद मिल रहा था। इस बात ने उसे चिंता में डाल दिया। पर अगले दिन सुबह लड़का आएगा ये सोचकर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उधर अर्चना का छोटा भाई सुंदर मेहमानों को खाना परोस रहा था। अर्चना की शादी में अंजू को भी दावत दी गई थी। उस पल वो अंजू के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें क्लास 7 से ही पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारी माँ अब तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढ रही है। मैं क्या करूं नहीं जानता, पर सच कहूं तो अब तुम्हारा डिसीजन ही मेरे लिए सबसे बड़ा डिसीजन है। ये कहकर वो भारी मन से उसके जवाब की आशा में वहां से चला आया। उसकी बातों पर अंजू की आंखों में भी एक अजीब सी उदासी झलक गई। बाहर उस वक्त घाटक कुछ लोगों के साथ बैठकर लाल पानी पी रहा था। बाहर सब लोग नाच गाने और खुशी में डूबे थे। तब घाटक शराब की चुस्की लेते लेते कह रहा था, एक अच्छा लड़का ढूंढ कर लाना कितना मुश्किल है तुम लोग नहीं जानते। मैंने अर्चना के लिए बहुत अच्छे रिश्ते तय किए थे, पर उससे पहले ही लड़की की शादी तय हो गई। खैर, किस्मत में जो होता है वही होता है। घाटक का काम ही यही है। जब तक लड़का नहीं मिलेगा तब तक वो पैसा खा सकता है, पर अब शादी फिक्स हो चुकी है तो उसका काम भी खत्म। अर्चना उस समय अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि अगले दिन उसकी शादी है। इस खुशी में उसने दरवाजा बंद किया और नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते अचानक उसका भाई सुंदर कमरे में आ गया। सुंदर ने बताया, डेकोरेटर के लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं और बाहर एक बूढ़ा आदमी आया है जिसे हमने इनवाइट नहीं किया। तुम जाकर देखो तो शायद पहचान लो। अर्चना कुछ पैसे लेकर बाहर गई और बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? हमने तो आपको इनवाइट नहीं किया। लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्चना के पिता ने पूछा, क्या आपको भूख लगी है? कुछ खाएंगे? बूढ़े ने सिर हिलाकर हामी भरी। अर्चना ने उसे बैठने को कहा और खाना लाने गई। तभी उसका फोन बज उठा। फोन उठाते ही उसने समझा कि प्रसाद का भाई फोन कर रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हारी प्रसाद से बात हुई? अर्चना ने कहा, नहीं, पिछले 2 दिनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। तब प्रसाद का भाई बोला, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। 2 दिन पहले प्रसाद देश लौटा था, उसके बाद से उसका फोन बंद है। हमें शक है कि वो अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ भाग गया है, इसलिए कल तुम्हारी शादी शायद ना हो पाए। ये सुनकर अर्चना के सिर में चक्कर आने लगे। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। घर भरा हुआ था मेहमानों से, सब शादी की खुशी में डूबे थे। अब वो कैसे बताएगी कि कल शादी नहीं होगी? क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। पर बाहर अभी भी शादी का माहौल था। अर्चना की आंखों के सामने उसके सारे सपने पल भर में टूटकर बिखर गए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक दुष्स्वप्न में बदल गई हो। उसके दिमाग में भयानक ख्याल आने लगे। अगर मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं, या अगर मैं बंदूक लाकर सबको मार दूं ताकि कोई मुझसे पूछे ही नहीं कि शादी क्यों नहीं हुई या कब होगी। लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि ऐसे ख्याल किसी हल की ओर नहीं ले जाते। इमेजिनेशन से बाहर आकर वो अपने कमरे में लौट गई। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बावर्ची एडवांस पैसा मांग रहे हैं, वरना सुबह खाना नहीं बनाएंगे। अर्चना के मन में द्वंद्व था कि माँ को सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं, पर उसने कुछ न कहा और चुपचाप पैसे दे दिए। माँ के जाते ही वो फिर अपने विचारों में खो गई। इस बार उसने तय किया, अब जीने का कोई फायदा नहीं, खुद को खत्म कर देना चाहिए। कुछ देर बाद उसके पिता कमरे में आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने स्नेह से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम किसी वजह से चिंतित हो? याद रखो, जिस वजह से तुम चिंतित हो वो तुम्हारी जिंदगी से बड़ी नहीं है। अर्चना ने अभिनय करते हुए हंसकर कहा, नहीं पापा, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। तब पिता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम अपना दुख किसी से साझा नहीं करना चाहती, पर मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो। जिंदगी की किसी भी समस्या में मैं तुम्हारे साथ हूं। इतने में अर्चना का फोन बजा। ये प्रसाद का फोन था। फोन उठाते ही प्रसाद बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अपराध मैंने किया है उसकी कोई माफी नहीं। यह अचानक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर वालों से माफी मांग लूं और बता दूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अर्चना कुछ देर चुप रही और फिर दृढ़ स्वर में बोली, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपने घर को कैसे संभालना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया।
उसके दिल में भयंकर पीड़ा थी। अब इस स्थिति से कैसे निपटूं? घर भरे मेहमानों को क्या कहूं? सबको कैसे शांत करूं? ये विचार उसे खा रहे थे। अर्चना बाहर निकली तो उसने देखा वो बूढ़ा आदमी अब भी खाना खाए बिना बैठा है। उसने उसके लिए खाना लाकर दिया और उसके सामने खड़ी होकर अकेले ही बातें करने लगी। उसने कहा, क्या आप जानते हैं यहाँ कल कोई शादी नहीं होगी। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी वो दूसरी लड़की के साथ भाग गया है। इस घर में अभी तक किसी को नहीं पता कि शादी रद्द हो गई है। अर्चना ने अपना सारा मन का बोझ उस बूढ़े को कह दिया, क्योंकि अपने किसी करीबी से कहने का साहस उसमें नहीं था। उसने कहा, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में खर्च कर दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पर बूढ़ा उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना चुपचाप खाना खाता रहा। खाना खत्म कर वो लुंगी संभालकर डोंट केयर अंदाज में वहां से चला गया। उसे जाते देख अचानक झाड़ियों से अनु और विष्णु ने अर्चना को बुलाया। विष्णु ने कहा, आज मैं कुछ कहूंगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं। मैं कई दिनों से तुम्हें पसंद करता हूं, पर तुम्हारे गुस्से के डर से कभी कह नहीं पाया। उस दिन मैं जानबूझकर अपनी भतीजी के साथ तुम्हारे स्कूल आया था, सिर्फ तुम्हें देखने। बाद में भी जितनी बार आया सिर्फ तुम्हें देखने आया। मुझे पता है आज तुम्हारी शादी है, पर फिर भी मैं कह देना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और सिर्फ तुम ही से शादी करना चाहता हूं। ये कहकर विष्णु जाने लगा, पर अर्चना ने उसे रोक लिया और बोली, कल मेरी शादी में साउंड सिस्टम में रहना। अगली सुबह कम्युनिटी सेंटर में सब शादी के लिए तैयार थे। कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे कि शादी टूट चुकी है। सब दूल्हे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अर्चना स्टेज पर चढ़ी, माइक के सामने खड़ी हुई, गहरी सांस ली और बोली, मैं आप सबको सच बताना चाहती हूँ। असलियत यह है कि जिससे मेरी शादी तय हुई थी वो प्रसाद कल रात दूसरी लड़की के साथ भाग गया, इसलिए आज कोई शादी नहीं होगी। मैंने ये बात कल रात से ही जान ली थी, पर किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं, क्योंकि मैं किसी की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। इतने सालों बाद सब मेरी शादी में खुश थे, मैं वो नष्ट नहीं करना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद समझी कि ऐसे इंसान से शादी का कोई मतलब नहीं जो मुझे प्यार ही नहीं करता। अब से मैं अपने जीवन का फैसला खुद लूंगी। थोड़ा रुककर उसने कहा, आज भले ही शादी नहीं होगी, पर हम इस दिन को शादी की तरह ही मनाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें उसे खुद बनाना होगा। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सब उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। इतने साहस से कोई लड़की ऐसी बात कैसे कह सकती है? तभी विष्णु ने खुशी से ताली बजा दी और बाकी लोग भी उसके साथ झूम उठे। वे स्टेज पर आकर अर्चना के साथ फोटो खिंचवाने लगे, उसे शादी के गिफ्ट देने लगे। इसी बीच विष्णु मौके का फायदा उठाकर अर्चना के पास आ खड़ा हुआ और बोला, मैंने कल रात तुमसे जो कहा था उस पर तुमने सोचा? अर्चना मुस्कुराकर बोली, हाँ मैंने सोचा है, मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है, मुझे शादी के बाद भी जॉब करनी होगी। अभी मेरे पास जॉब नहीं है, पर मिलते ही हम शादी करेंगे, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। विष्णु खुशी से मान गया और बोला, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। दूसरी तरफ सुंदर और अंजू भी साथ समय बिता रहे थे। अंजू ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मेरी शादी किसी और से फिक्स हुई है? मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे प्यार करता है। ये कहकर उसने सुंदर की ओर मुस्कुरा कर देखा। सुंदर तुरंत समझ गया कि अंजू उसी की बात कर रही है। उसका मन खुशी से भर गया। इस तरह अर्चना की कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ। पर सवाल रह गया कि उस लिस्ट में नंबर 31 पर अर्चना क्या लिखेगी? तो मैं एक बात बता दूं जो कहानी में पहले नहीं बताया था। सच ये है कि कुछ दिन पहले विष्णु ने मंदिर में जाकर 100 नारियल चढ़ाकर पूजा की थी कि अर्चना और प्रसाद की शादी टूट जाए। और जब वो पूजा कर रहा था तभी प्रसाद की प्रेमिका भी वहीं खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे प्रसाद को इमोशनल ब्लैकमेल करने की शक्ति दो। हाँ, ये सचमुच अजीब घटना थी। दो अलग प्रेमियों की प्रार्थना से एक अरेंज मैरिज टूट गई। क्यों ऐसा हुआ ये कहना मुश्किल है। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलिए। और अगर आपने अर्चना जैसी स्थिति देखी है या खुद अनुभव किया है तो उनसे कहना चाहूंगा, जो भी हो, कभी जिंदगी में टूटना मत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।